छात्रों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। वह महत्वपूर्ण बिंदु बीएड के छात्रों के लिए, स्पेशली बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए और कंपटीशन के छात्रों के लिए प्रमुख उपयोगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस। इट मीन्स यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंटेन्स थ्री फैक्टर्स। थ्री मेजर फैक्टर में की अगर बात करें तो पहला मेजर फैक्टर होता है एजुकेशन, यानी एजुकेटर। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तभी सही तरीके से फंक्शन करेगी जब हमारी शिक्षा की प्रक्रिया का प्रमुख घटक शिक्षक प्रभावी तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा की प्रक्रिया का जो तीसरा पोल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षक। इसके अलावा एक दूसरा पोल भी, हमने उल्टा इसको इस तरीके से कहा है क्योंकि जनरली लोग एजुकेटर या टीचर की पहली बात करते हैं, लेकिन हमने सबसे बार उसको स्थान दिया। दूसरा जो बीडिंग पोल है या दूसरा पोल है उसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट अथवा शिष्य। स्टूडेंट को जितना अच्छी तरीके से हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित करेंगे तो उसका प्रभाव सीधा अधिगम के ऊपर पड़ेगा। अब तीसरी चीज जो एजुकेशन को सुनिश्चित करती है, यद्यपि वह चीज शिक्षा की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका का निर्वहन डायरेक्ट रूप से नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं उसका रोल होता है। उस रोल को इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर भी कह सकते हैं। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छा शिक्षक और अच्छा छात्र भी प्रभावी पर्यावरण की अनुपस्थिति के कारण अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाते। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो कक्षा का या विद्यालय का एक पर्यावरण, वो पर्यावरण भी शिक्षा की भूमिका को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करना है। इस पर्यावरण को अगर हम देखते हैं तो वह पर्यावरण दो तरीके से संचालित होता है, यानी कि शैक्षिक शासन और शैक्षिक प्रशासन। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन वह संस्था है जो नियमों का निर्माण करती है, यानी हमारा विद्यालय जिस भी शिक्षा के उद्देश्य के लिए सुनिश्चित किया गया है उसके लिए नियमों का निर्माण जो संस्था करती है अथवा व्यक्ति करता है वो हमारा शासन अथवा शासक होता है। अब इन नियमों को क्रियान्वित करने का काम जो संस्था अथवा शासक करता है उसे हम प्रशासक कहते हैं। शैक्षिक पर्यावरण में शैक्षिक शासन और शैक्षिक प्रशासन दोनों हैं। हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अच्छे शिक्षण प्रक्रिया अथवा अच्छे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन का रोल क्या है, किस तरीके से प्रशासन काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टीचर रिलेटेड एक्टिविटीज की। जैसे ये आपकी एजुकेशन है और इसी में एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हो गया तो ये हो गया आपका शैक्षिक प्रशासन और इसका उद्देश्य अधिगम की प्राप्ति करना। अब इस शिक्षा की प्रक्रिया के तीन मेजर घटक, सबसे पहले टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा इन्वायरमेंट। इन तीनों फैक्टरों की एक कॉम्बिनेशन ही आपकी प्रभावी टीचिंग होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जितना बेस्ट होगा उतना ही बेस्ट आपकी लर्निंग होगी। सामान्य रूप से चूंकि प्रशासन की क्लास में निश्चित रूप से प्रशासन की भूमिका को सुनिश्चित करना, लेकिन हम ये देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट सामान्य रूप से लोग यही समझते हैं कि अगर कोई अच्छा टीचर है और अच्छा स्टूडेंट है तो अधिगम की प्राप्ति हो ही जाएगी।
ऐसा सामान्यतया हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो हमेशा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर बेस्ट लर्निंग आपको चाहिए तो हम हमारे प्रशासन को ये चाहिए कि वह टीचर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक यानी टीचर रिलेटेड एक्टिविटीज को सुनिश्चित करें। तो टीचर रिलेटेड जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि वह टीचर को सबसे पहले कक्षा में प्रवेश करने के लिए बाध्य करे। यहाँ पर प्रश्न ये है कि टीचर कौन है? इसका सीधा उत्तर ये है, कक्षा में बैठा हुआ, कक्षा में खड़ा हुआ, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ वह व्यक्ति जो अपने कंटेंट के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी रखता है, वह व्यक्ति ही प्रभावी तरीके से टीचर है। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी वह व्यक्ति जो अपने विषय की जानकारी प्रभावी तरीके से नहीं रखता है, वह व्यक्ति प्रभावी शिक्षक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टीचर है, जो कक्षा में खड़ा हुआ है और आप प्रशासन के अंग हैं और आप जाकर के वहाँ देखते हैं कि वह किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि वह कम्युनिकेशन क्या कंटेंट रिलेटेड है, यानी जो भी वह छात्रों से बात कर रहा है या जो भी वह ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहा है वह कंटेंट रिलेटेड है कि नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम है, वो जा करके देखें कि वह अपने कंटेंट को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वह शासन और प्रशासन के अनुरूप काम कर रहा है और अपने विषय वस्तु पर वो मास्टरी रखता है। अब दूसरा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शासन प्रशासन को यह भी देखना चाहिए, शैक्षिक प्रशासन का रोल भी इसी तरीके का है कि बहुत से टीचरों को कंटेंट तो है उनके पास, लेकिन उनके पास कैपेसिटी या टैक्सोनॉमी या मेथोडोलॉजी कम्युनिकेशन की नहीं, यानी कि वह सही तरीके से उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाते, तो भी यह समस्या है। यानी कि मेथोडोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, वो जाकर के देखता है कि जो टीचर है वह अपने कंटेंट को सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह स्टूडेंट से पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। यह एक मनोविज्ञान है कि यदि बच्चे को उसके पूर्व व्यवहार के आधार पर, वर्तमान व्यवहार पर आधारित कंटेंट को उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वह निश्चित रूप से प्रभावी कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, इसलिए शिक्षक को यह चाहिए कि वह यह कार्य अनिवार्य रूप से करे। अब तीसरी चीज, टीचर सही तरीके से कंटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहा है, कम्युनिकेशन उसका सही तरीके से स्ट्रांग है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर या तो समय से नहीं आता या स्टूडेंट समय से नहीं आता, अथवा टीचर स्टूडेंट शोर मचा रहा है, तमाम चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेशन का, इस एडमिनिस्ट्रेशन में कक्षा के टीचर से लेकर के और प्राचार्य तक की समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो कक्षा का टीचर यह चाहिए कि वह देखे कि वह स्वयं तथा स्टूडेंट सही तरीके से उपस्थित हो रहे हैं। नंबर 2, वह उपस्थित होकर के केवल और केवल टीचिंग एक्टिविटी का पालन कर रहे हैं। नंबर 3, किसी भी प्रकार की निगेटिव एक्टिविटीज को सुनिश्चित न करें। इसका मतलब प्रशासन की पहली जो विशेषता है, पहली जो क्रिया है, वह टीचर से संबंधित होती है। प्रभावी तरीके से जितना अधिक टीचर की गतिविधियों को सुनिश्चित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण घटक अधिगम की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। अब केवल और केवल प्रशासन के द्वारा टीचर ही सही तरीके से सुनिश्चित हो जाए, इससे हमें प्रभावी प्रतिफल की प्राप्ति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज टीचिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस,
teaching is bipolar process. Yet any man cannot achieve any effective learning without communication or cooperation of student. यानी कि स्टूडेंट का कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन भी आवश्यक है। अब दूसरे हम पूछेंगे कि स्टूडेंट रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रशासन को देखनी चाहिए जिससे शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो। अब सबसे पहले इसमें ये है कि स्टूडेंट की प्रेजेंस, प्रशासन को यही चाहिए या विद्यालय के क्लास के टीचर को यही चाहिए कि सबसे पहले वह एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका पहला अपनाए कि वह छात्रों की उपस्थिति के ऊपर ध्यान दे। आप लोगों को शायद ये ध्यान होगा कि हर कक्षा में जाने के लिए हर छात्र शिक्षक को एक छात्र उपस्थिति रजिस्टर दिया जाता है। वर्तमान समय में AI के समावेश के कारण यह उपस्थिति आर्टिफिशियल अटेंडेंस के रूप में भी सुनिश्चित हो गई है, जिसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी कहा जाता है। यद्यपि जो मानवीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आज भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में इस प्रकार का प्रमाण पत्र कोई नहीं होता कि वह छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य कक्षा में छात्रों की केवल उपस्थिति को ही सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि कंटेंट के अनुरूप छात्र का व्यवहार भी सुनिश्चित करना है। यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने उद्देश्य की प्राप्त करे या ना करे वो हमारी चिंता का विषय नहीं। हमें ऐसे छात्रों की आवश्यकता है जो अपने विषय पर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखते हो। प्रशासन को यह चाहिए कि वह स्टूडेंट की प्रेजेंस को विशेष रूप से ध्यान दे। नंबर 2, जब सही तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले पूछा था कि टीचर कौन है, तो उसका उत्तर ये है कि टीचर वो है जो कक्षा में कंटेंट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है। उसी तरीके से कक्षा में बैठने वाला हर विद्यार्थी छात्र हो ऐसा संभव नहीं है। कौन सा विद्यार्थी छात्र होगा? जो कंटेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन करे, यानी कि अध्यापक जो कंटेंट रिलेटेड कम्युनिकेट कर रहा है उस पर भी वह कंटेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन करे। यानी यदि शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उसका प्रभावी तरीके से उत्तर दे। जितना प्रभावी तरीके से उत्तर देगा उतना ही प्रभावी तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया संचालित होगी। अब तीसरा, पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दी नेगेटिविटी। किसी भी नकारात्मकता को रोकने का 2 प्रकार का एक मैकेनिज्म, पहली है पुरस्कार और दूसरी है पनिशमेंट। रिवार्ड के द्वारा उन छात्रों को जो नियमित रूप से अपने कंटेंट का पालन करते हैं, समय से विद्यालय आते हैं, यदि आप उनको पुरस्कार देते हैं तो इसका प्रभाव जो अनुपस्थित छात्र हैं उनकी मनोवृत्ति पर पड़ता है और उनको झेलना पड़ता है। यानी साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं। लर्निंग की भाषा में यही प्रभावी लर्निंग की तैयारी होती है। अगले दिन वह स्वयं सोचते हैं कि हम भी प्रश्न का उत्तर दें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। इस चीज को हम रिवार्ड मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन को ये चाहिए, चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्राचार्य हो, उसको ये चाहिए कि वह पनिशमेंट मैकेनिज्म का भी प्रयोग करे। पनिशमेंट मैकेनिज्म में उन छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी जा सकती है जिनकी उपस्थिति मानक के अनुरूप न हो। उन छात्रों को पनिशमेंट दिया जा सकता है। इस पनिशमेंट के अंतर्गत उनको होमवर्क ज़्यादा दिया जा सकता है, उनसे शैक्षणिक कार्य ज़्यादा लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी प्रकार का एजुकेशनल पनिशमेंट, उद्देश्य पनिशमेंट का सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ भी किसी प्रकार के शारीरिक दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिकॉज एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रोसेस। हमें छात्रों के इमोशन को ध्यान में रखते हुए उनको एजुकेशनल पनिशमेंट देना चाहिए। उद्देश्य एजुकेशनल पनिशमेंट का लक्ष्य की प्राप्ति करना ही हो सकता है। अब तीसरी चीज, हमने टीचर को दुरुस्त कर दिया, स्टूडेंट को दुरुस्त कर दिया,
लेकिन फिर भी हमें अधिगम की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रशासन के द्वारा अभी एक चीज और आवश्यक है, वह चीज है विद्यालय का पर्यावरण। विद्यालय के पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार के घटक इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला घटक है फिजिकल रिसोर्स। विद्यालय प्रशासक का ये प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि कक्षा में छात्रों के अनुरूप पर्याप्त कमरों की व्यवस्था है अथवा नहीं। पर्याप्त कमरों की व्यवस्था होना ही फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट को बताता है और यह किसी प्रशासक की स्किल को भी बताता है, यानी वो कितना स्किल्ड है जब उसे पता होता है कि हमारे कक्षा में छात्रों के अनुरूप कमरे नहीं हैं और उन कमरों की व्यवस्था वह करता है। दूसरा, प्रायोगिक विषयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप प्रयोगशाला की व्यवस्था। छात्रों की संख्या जितना अधिक होती है उतना ही प्रभावी तरीके से आपको प्रयोगशाला की व्यवस्था करेंगे। लैब इज द नेसेसरी आइटम टू प्रिवेंट दी एनी निगेटिव एक्टिविटी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों को और सकारात्मक गतिविधियों को प्रमाणित करने का काम आपका प्रयोगशाला का है। इसके अलावा आपकी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, अच्छा पुस्तकालय किसी भी अच्छी संस्था को सुनिश्चित करता है और अच्छे पुस्तकालय से ही अच्छी लर्निंग का कनेक्शन है। जो लोग लाइब्रेरी में सही तरीके से जाते हैं उनकी लर्निंग एफिशिएंसी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा और जितनी चीज़ें जो भी आपकी फिजिकल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कुर्सी, मेज, पंखा, एसी, कूलर, जितनी भी चीज़ें सब दिखाई पड़ती हैं, अगर वह सही तरीके से व्यवस्थित है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी लर्निंग के ऊपर पड़ता है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, घुसते ही अगर आप कहें कि यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से वहाँ की लर्निंग एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। अब इसके अतिरिक्त जो आपका ह्यूमन रिसोर्स को हम प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में टीचर से लेकर के, प्राचार्य से लेकर के और जितने भी नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं वो सारे के सारे सब इसी तरीके से काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला तरीका है ये है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में 4 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला ये है कि पर्पज शुड बी क्लियर, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। जितना अच्छी तरीके से वह संपूर्ण संस्था को मॉनिटर करे, उसको एडमिनिस्टर करे, प्रशासित करे, उसको देखता है, उसका सीधा सा प्रभाव आपकी लर्निंग पे पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति, टीचर सही तरीके से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ रहा है, तो उस टीचर को इनकरेज किया जाना चाहिए। ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड प्रमोट दैट टीचर who is totally engaged with student and teaching। जो शिक्षण से पूरी तरीके से engaged हो उसको ये काम करना है। इसके अलावा आपकी लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था और अदर ह्यूमन रिसोर्स। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शैक्षिक प्रशासन है अथवा शैक्षिक शासन है, यद्यपि इसका अधिगम की प्राप्ति में कोई विशेष योगदान नहीं, लेकिन यह एक प्रभावी भूमिका के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। जितना अच्छी तरीके से आप उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शैक्षिक प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक प्रशासन के और कार्य होते हैं जिसे लूथर गुलिक ने बताया। वो कार्य है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। जितना अच्छी तरीके से प्रशासन अपना कार्य करेगा उतना ही अच्छी तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में केवल शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति ही अधिगम की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रभावी प्रशासन का भी होना आवश्यक है। प्रभावी प्रशासन एक प्रभावी साध्य है। धन्यवाद।